Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we'll be learning about the popular revolt of 1848 and the making of Germany. Continuing with the very first chapter of history, let's take the story ahead. Before I start today's lecture, I hope by now you must have seen all the previous parts because it is the continuation of those parts only, right? So today we'll study about the hunger, the hardship and the popular revolt. When I say hunger, अभी ये मत सोचना कि ये सब तो अलग अलग वर्ड्स है, हाउ कम ये सब एक साथ है, राइट? कि हंगर भूखमरी, हार्डशिप वो कितनी मेहनत कर रहे थे एंड कौन कौन से पॉपुलर रिवोल्ट हुए उस टाइम पे. ओके, विल सी एंड अंडरस्टैंड हाउ ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फ्रांस की बात हो रही थी, वहाँ इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा था. इंक्रीज इन पॉपुलेशन है तो जॉब्स की कमी थी, वहाँ लोग जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन काम नहीं था. काम नहीं है तो देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो उससे एक और मेजर प्रॉब्लम आएगी. अब जो लोग गांव वाले एरिया, रूरल एरिया में रहते थे, दे स्टार्ट थिंकिंग कि मे बी हमारे रूरल रीजन में ही जॉब्स नहीं है, क्या पता हम यहाँ से उठ के अगर शहर की साइड चल जाएं टुवर्ड्स द अर्बन एरिया, होपफुली हमें कोई काम मिल जाएगा. ओके, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी, पीपल स्टार्टेड माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स. देयरफॉर माइग्रेशन ऑल्सो इंक्रीज. पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, सब चीज़ इंक्रीज हो रही है, माइग्रेशन इंक्रीज हुई और तब शहर जाके उनको पता चला कि यहाँ भी कोई खास जॉब्स अवेलेबल नहीं है. ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्टफ, बहुत हार्ड कंपटीशन था फ्रॉम द इम्पोर्ट. ओके, उस टाइम पे बहुत सारी गुड्स, कमोडिटी इंपोर्ट की जाती थी फ्रांस में फ्रॉम द रीजन ऑफ ब्रिटेन. ओके, तो उसके वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा स्टफ, हार्ड कंपटीशन रहता था, राइट? सो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा. हम फिर से वापस आएंगे. एक बार देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या इंक्रीज हो जाएगी. सपोज पहले 10 जन थे, 10 जन के लिए काम था, अब 10 के लोग 20 हो गए, तो नौकरियां तो उतनी ही है. अनएम्प्लॉयमेंट 10 काम कर रहे हो, 10 नहीं काम कर रहे, ठीक है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, फिर माइग्रेशन इंक्रीज होगा. ओके, फिर आप एक और बात समझो, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्या उनको फूड ग्रेन्स मिलेंगे? फूड ग्रेन्स की सप्लाई तो वही है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज पहले 3 लोग थे. ओके, 3 पैकेट ऑफ ब्रेड वाज इनफ फॉर देम. अब वो लोग, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई लेकिन ब्रेड के पैकेट जो सप्लाई है वो उतनी ही है. अब इनमें से 3 लोग तो खा पाएंगे और 3 लोग बिना खाना खाए रहेंगे, राइट? जब हमारी सप्लाई कम होती है डिमांड से, पीछे से खाना नहीं आ रहा है लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों को चाहिए वो चीज़, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है. अगर आप मार्केट में जाओ, मार्केट में अगर आप देखोगे कुछ अलग सी चीज़ आई है, ओके, और बाकी शॉप्स पे वो नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर एक शॉप पे है, तो आप देखोगे उसका प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा शॉपकीपर. वेयर एज एक ऐसा गुड लो जो हर शॉप्स पे अवेलेबल है, तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है. कंपैरेटिवली आपको क्या होता है, सस्ती कहीं मिल जाए वो चीज़. ऐसे ही होता है ना? तो सिमिलरली यहाँ हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इट लेड टू द राइज इन द फूड प्राइस. खाना भी महंगा हो गया. वाई? बिकॉज सप्लाई वॉज लेस देन द डिमांड. और जब सप्लाई डिमांड से कम होती है बच्चों, it always lead to increase in prices. So one reason for the hunger, the hardship was the rise in food price. Okay, another reason for hunger was there was also bad harvest, crop failure and shortage of food grain. सप्लाई क्यों कम थी? इसलिए कम थी क्योंकि फसल नहीं उगी, बहुत ही बुरा फसल रहा उनका, ठीक है, और क्रॉप फेलियर हो गए, नुकसान हो गया. देयरफॉर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होगी, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है तो सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई तो उसके प्राइजेस इंक्रीज हो गए, ठीक है ना? उसके बाद अब ये सब चीज़ें चल रही है, पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, काम नहीं है, खाना नहीं है तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा है. सो ऑल ऑफ दिस लेड टू दी
आउटबर्स्ट ऑफ पीपल, लोगों में बहुत गुस्सा था और उनका गुस्सा 1848 में आउटबर्स्ट हुआ, एकदम से वोल्केनो की तरफ फटा। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो हमने देखा लोग बहुत नाराज थे। ऑब्वियस है, तो नाराजगी लोगों की कहाँ निकलेगी? जो वो उस टाइम रूल कर रहा होगा। एंड कौन रूल कर रहा था उस टाइम? किंग लुइस फिलिप। हमने पढ़ा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फिर से आ गई थी और किसको हेड बनाया गया था? लुइस फिलिप को। अब देयर वाज अ आउटबर्स्ट अमंग द पीपल। सो सब लोग आए और राजा के ऊपर अटैक करने की पूरी तैयारी। चलो भाई, राजा को ही पकड़े, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है, ना खाना है, ना जॉब्स हैं, और ना ही हम ढंग से एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई है, राइट। सो जब राजा ने देखा, किंग लुइस रियलाइज दैट पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स हिज पैलेस, सो ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम हिज पोजिशन। वो वहाँ से भाग गए। उन्हें सोचा अगर मैं यहीं रहूँगा तो पब्लिक मार देगी, राइट। अब आप सोच रहे होंगे राजा की पोजीशन खाली है, सो हु मस्ट हैव टेकन ओवर, किसने इसकी जगह ली होगी और कौन नया रूल, किसका नया रूल आएगा, राइट। सो द नेशनल असेंबली took over the position and proclaimed France as a republic, guaranteed the suffrage to all adult male। उन्होंने बोला कि फ्रांस, नेशनल असेंबली आ गई वहाँ, उन्होंने बोला फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बनेगा। रिपब्लिक मतलब जहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा, ओके। और सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल, जितने भी 21 साल से या 21 साल से अबव मेल थे, मेल, उनको राइट टू वोट दे दिया गया। सो दिस वॉज अबाउट द पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1848। सो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्क्राइब द पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1848। तो आपको उसके अंदर तीनों चीज़ों को इंटर रिलेट करके लिखना है, हंगर, हार्डशिप एंड द रिवोल्ट। अब एक और एग्जाम्पल है इसी पॉपुलर रिवोल्ट का, आपको उसको भी इसी क्वेश्चन के साथ एज एन एग्जाम्पल आपको मेंशन करना होगा, राइट। सो एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ? एग्जाम्पल दिया है पॉपुलर रिवोल्ट का, द स्टोरी ऑफ वीवर्स इन सिलेसिया। सो सिलेसिया में एक गांव था, दैट देयर वाज अ विलेज जहाँ वीवर्स काम करते थे। सो इस विलेज में जो मर्चेंट्स हैं, जो बड़े बड़े बिग मर्चेंट्स आते थे, वो सामान खरीद के लाते थे और वीवर्स को दे देते थे टू वीव द क्लोथ्स, ओके। काम करवाते थे जो भी उनको बनवाना होता था। बट प्रॉब्लम क्या थी? वीवर्स को इतना कुछ खास पे नहीं करते थे, उनको कुछ खास मिलता नहीं था काम के बदले। सो एक टाइम तो आएगा ना, तब सब, अगर तुम किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, देयर विल बी अ टाइम तब वो एक्सप्लॉइट हो के वो लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक पीक पे पहुंच जाएंगे, तब वो सोचेंगे भाई इट्स हाई टाइम नाउ, वी नीड टू रिवोल्ट, ओके। सेम वीवर्स ने किया, इनको इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि इनका एग्जॉशन हो गया। इन्होंने सोचा अब बहुत हुआ, अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए, राइट। क्यों आवाज़ उठाई? कि काम तो बहुत करवाते हैं हमसे, बट दे आर नॉट पेइंग गुड इनफ फॉर आवर वर्क, देयरफॉर द वीवर्स रिवोल्टेड। रिवोल्ट करेंगे तो क्या किया उन्होंने जाके मर्चेंट्स के हाउस थे वहाँ अटैक कर दिया, उनके हाउसेस को रेड करना शुरू किया, सामान की तोड़ फोड़ कर दी, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लूट ली, राइट। सो ये सब चीज़ें किए वीवर्स ने वहाँ। वीवर्स कहाँ है? द विलेज ऑफ सिलेसिया, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1848। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसके पैरेलली एक और चीज़ चल रही थी जो मेजर रेवोल्यूशन है 1848 का, अब उसको देखेंगे। ये वाला जो रिवोल्ट था, जो पॉपुलर रिवोल्ट हमने किया है, दिस वॉज फ्रॉम द अ वेरी बेसिक और द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच वॉज द पीजेंट्स, द वीवर्स, है ना, बहुत ही नीचे वाले लोगों ने किया था। अब हम देखेंगे इसके पैरेलली एक और रेवोल्यूशन हुआ 1848 का, जो लिबरल्स ने किया, जो इसके इसी टाइम के दौरान होगा और इसके पैरेलली दूसरी जगह पे रिवोल्ट चलेगा। लेट्स सी व्हाट इट वाज। अभी मैंने आपको बताया कि लिबरल्स भी एक रेवोल्यूशन कर रहे थे पैरेलली, ओके। और ये रेवोल्यूशन क्या था? रेवोल्यूशन पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर। पुअर क्यों? क्योंकि हम इससे पहले किसका रिवोल्ट देख के हटे? 1848 में कौन और भी रिवोल्ट कर रहे थे? पॉपुलर रिवोल्ट देखा था ना हमने कि कितने रिवोल्ट्स हो रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस वॉज द रिवोल्ट बाय द पुअर, जो पीजेंट्स थे, वीवर्स थे, वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे टुवर्ड्स द कंट्री साइड।
तो अगर हम आते हैं इसके पैरेलली देखें इसी टाइम में 1848 के अराउंड, तो दूसरा रेवोल्यूशन भी चल रहा था इसके साइड में, विच वॉज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स कौन है? मिडिल क्लास के लोग हैं, एजुकेटेड कैटेगरी है, पढ़े लिखे लोग हैं। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि चलो पुअर का समझ में आ रहा है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लिविंग, राइट, वेजेस नहीं मिलती है, इनकम नहीं हो रही है, इसलिए। बट लिबरल्स ये क्यों रेवोल्यूशन कर रहे थे, राइट? सो लिबरल्स व्हाट दे वांटेड, this was basically a revolution led by liberal middle class men and women, and they wanted a constitutionalism plus national unification. मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे इटली का केस दिखाया था मैंने आपको कि इटली एक पूरी अलग, जैसे ये पूरा इटली था, राइट, दिस इज इटली। सो अलग अलग रीजन में, दिस वाज रीजन वाइज सबका अलग अलग रूल था। ओके, अब ये लोग क्या चाहते थे? दे वांटेड कि पूरा एक यूनिफिकेशन एज अ होल, एज वन यूनिट, एज नेशन ये लोग काम करें। ओके, सो नेशनल यूनिफिकेशन, भाई सब जगह एक ही रूल हो। उसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने डिमांड की थी? ऑल्सो वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये जो डिफरेंट रीजन में अलग अलग रूल है अलग अलग राज्यों का, वो खत्म करके एंड एज वन यूनिट ये सब चीज एक नेशनल यूनिफिकेशन हो। आई होप अभी समझ में आया। अब हम केस लेते हैं, द केस ऑफ जर्मनी। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। बिफोर दैट केस ऑफ जर्मनी हम पढ़ें, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा 1848 का, अगर आपके पास पॉपुलर रिवॉल्ट का क्वेश्चन आता है या रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स आता है, आई होप यू आर नाउ एबल टू राइट डाउन द प्रॉपर आंसर। नाउ मूविंग अहेड ऑन टू द केस ऑफ जर्मनी। जर्मनी में क्या हो रहा था? जर्मनी में जो मिडिल क्लास ग्रुप थी, ओके, दीज आर द लिबरल्स, तो ये लोग कहाँ जाते हैं? फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होते हैं, एक असेंबली कंडक्ट करते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यहाँ इनका पार्लियामेंट था, ओके, जहाँ वो अपनी पूरी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बैठ के कोई भी चीज़ डिसाइड करती। अभी बताऊंगी नेशनल असेंबली क्या है और क्या क्या डिसीजन ये लेना चाह रही थी और क्या कुछ हुआ। सो इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कुड बी, डिस्क्राइब द इवेंट हैपेंड एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आपको देखना है, अच्छे से समझना है कि क्या हुआ। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सो मिडिल क्लास ग्रुप इकट्ठे हुए एट फ्रैंकफर्ट, जहाँ उनका पार्लियामेंट था, एंड दे वोटेड फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। सारे उन्होंने वोट करके एक ऑल जर्मनी की बात है तो जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली क्या है अभी देखेंगे, कितने मेंबर्स थे और उन्होंने क्या किया। सो ये जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई मिडिल क्लास लिबरल्स ने इन जर्मनी, इसके अंदर 831 मेंबर्स थे, जिन्होंने क्या काम था, जिनका काम था टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन उस टाइम जर्मनी जैसे आज के दिन में है जर्मनी, इटली जैसे अलग अलग नेशन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, उस टाइम ऐसा नहीं था। दैट रीजन वॉज टोटली अंडर द रूल ऑफ रशिया रूल कर रहा था। अभी हम देखेंगे कैसे जर्मनी इसके बाद अलग से एज ए नेशन निकल के आया, इटली एज ए नेशन कैसे निकल के आया, राइट। तो उस टाइम पे ये लोग इकट्ठा हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। क्या थी इनकी डिमांड? एक कॉन्स्टिट्यूशन प्लस नेशनल यूनिफिकेशन हो। लेकिन उस टाइम का जो किंग था फ्रेडरिच विलियम IV, द किंग ऑफ रशिया, हु वाज रूलिंग ओवर द रीजन, पूरे रीजन पे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। ही रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि उनको लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जो किंग की पावर है वो कम हो रही है। किंग बीइंग एन ऑटोक्रेटिक रूलर, उससे खत्म करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना चाहते हैं कि मैं संविधान के हिसाब से चलूं। Therefore, Friedrich William IV was the king of Russia. He rejected the constitution. Therefore, the parliament concept failed here, and this is what the incident of Frankfurt Parliament. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का यही इंसिडेंट था कि मिडिल क्लास लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम का जो किंग था फ्रेडरिच विलियम IV, जो रशिया के किंग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, एंड देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट फेल्ड। ओके, इसके साथ आपको ये भी समझना है, अब क्वेश्चन उठेंगे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो लिबरल का रेवोल्यूशन है उसके अंदर दोनों मिडिल क्लास मेन और विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था।
अब एक दिमाग में बात ये आती है, क्या विमेन के पास भी वोटिंग राइट्स थी, उनकी क्या पोजीशन थी? क्योंकि जो विमेन वाला सेक्शन है बच्चों, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं टॉकिंग अबाउट द विमेन पोजीशन। तो वो लोग पार्टिसिपेट तो कर रही थी, विमेन पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं थी। हमने पढ़ा ना कि वोटिंग राइट वाज गिवन टू दी मेल अडल्ट्स, मेल मतलब सिर्फ मेल जेंडर को ही वोटिंग राइट मिली थी, विमेन को नहीं मिली थी, राइट। टॉकिंग अबाउट, अब ये जैसे पार्लियामेंट फेल हो गया, अब राजा ने सोचा कि एक बार के लिए तो रेवोल्यूशन को मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ज़्यादा टाइम तक क्या पता दोबारा फिर से लोग आए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ। तो मोनार्क जो थे उन्होंने कंसेशंस देना शुरू कर दिया अपने लोगों को, ओके। एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड अबॉलिशिंग द सर्वडम एंड द बॉन्डेड लेबर। जो सर्वडम क्या है? जो एज ए लेबर किसी के अंडर काम करे, ओके। एंड बॉन्डेड लेबर इज बंधुआ टाइप, विदाउट वेजेस, विदाउट गुड क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट टू वर्क इन। ये सब चीज़ें जो चल रही थी सर्वडम और बॉन्डेड लेबर, इसको भी उन्होंने अबॉलिश कर दिया। तो नेक्स्ट मेजर हेडिंग इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी। अभी हमने जर्मनी का केस पढ़ा कि पार्लियामेंट कैसे फेल हुआ, राइट। जो फेलियर ऑफ 1848 रेवोल्यूशन जो लिबरल्स लेके आए थे वो कैसे फेल हुआ। लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी कैसा एज ए नेशन अलग से निकल के आया, राइट। सो जैसे ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है, देयर इज अ क्वेश्चन इन योर बुक, कैन आर्मी बी एन आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या किसी देश की आर्मी कोई एक अपना देश बना सकती है? सो दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय द एंड ऑफ दिस मेकिंग ऑफ जर्मनी टॉपिक, ओके। ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा था ना कि रेवोल्यूशन चल रहा है, जो पुराने कंजर्वेटिव्स हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग थे, जो प्रिजर्व करना चाहते थे, मैंने बताया था ना न्यू कंजर्वेटिव्स आ गए हैं। न्यू कंजर्वेटिव्स क्या है? पुरानी चीज़ों को भी, इंस्टीट्यूशन को भी प्रिजर्व करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी लाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नेशनल सेंटिमेंट है, अभी तक तो ये पढ़ते आए हैं कि इट वाज ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द लिबरल्स। लिबरल्स चाहते थे ना, लिबरल्स नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। अब अचानक से कंजर्वेटिव्स कैसे आ गए? आप बस एक बात, छोटी सी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ की रूलर हूँ, ओके। तो मैं यहाँ रूल कर रही हूँ, मेरे को पता है कि लोग मेरे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो मेरे साथ के, जो मेरे माइंडसेट के जो कंजर्वेटिव लोग हैं, ओके, अगर उनमें से कोई आके बोले कि नहीं, मैं तुम्हारी डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी इस रीजन को एज ए नेशन अलग स्टैंड आउट करवा सकता हूँ, लोग किस पे विश्वास करेंगे? मुझ पे करेंगे कि जो नया जो आया है उसको, जो प्रोमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे एक बहुत ही अच्छा नेशन, यूनिफाइड नेशन बनवाऊंगा। और वैसे जो नए प्रॉमिस कर रहा है उसी के साथ होता है ना, जैसे जनरल इलेक्शन में भी होता है, जो पार्टी रूल में है, जो ओपोजिशन पार्टी है वो प्रॉमिस करती है, तो लोग सोचते हैं क्यों ना हम ओपोजिशन पार्टी को एक बार नेक्स्ट चांस दे के देखें। तो यही ऐसे हुआ। तो जो कंजर्वेटिव्स हैं, अब उनको समझ में आ गया था कि अब जो लोग हैं ये कंजर्वेटिव्स, ये मोनार्की से छुटकारा पाना चाहते हैं। सो कंजर्वेटिव्स ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने नेशनल सेंटिमेंट को मोबिलाइज करना शुरू किया, नेशनल सिंबल यूज करने लगे, लोगों को अवेयरनेस भी, हम भी एक यूनिफाइड नेशन ही चाहते हैं, ओके। और दिस वाज हैपनिंग इन द केस ऑफ जर्मनी एंड इटली। उसके बाद अब हम देखेंगे। सो आपको समझ में आया कंजर्वेटिव्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे वांटेड टू सिक्योर देयर पावर, द पोजीशन इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके भाई। उन्होंने सोचा अगर हम लोगों को बोले कि हम भी यही चाहते हैं जो तुम चाहते हो, तो इससे क्या होगा, शायद हम पावर में ही रहें, ओके। देयरफॉर अब हमने एक और चीज़ देखी थी इसी टाइम, ये किस टाइम की बात करें? 1848। इससे पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले जो केस हुआ था, वहाँ फेलियर हुआ था, कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला था ना। अब देखते हैं अब क्या होगा और जर्मनी कैसे निकल के आएगी और आर्मी कैसा एक रोल प्ले करेगी इन मेकिंग ऑफ जर्मनी। सो अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई तो उठाएगा जो नेशनल यूनिफिकेशन करेगा। नेशनल यूनिफिकेशन से आप क्या समझते हो? जैसे कुछ रीजन वॉज अंडर रशिया, कुछ रीजन किसी और रीजन के अंडर है, अलग अलग रीजन में बटा हुआ है, ओके। लेकिन यूनिफिकेशन मतलब ये पार्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और एक नेशन, जर्मनी एज अ नेशन निकल के आएगा इधर, ओके। सो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इट इज़ और इट वॉज टेकन बाय द पर्शियन रूलर। पर्शिया के जो रूलर थे ऑटोमन बिस्मार्क,
वो ड्यूटी लेंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ कि मैं नेशनल यूनिफिकेशन करवाऊंगा। ओके, मैं जर्मनी को एज ए नेशन अलग करके ही रहूंगा और इकट्ठा यूनिफाइड नेशन, जो उसके अलग अलग टुकड़ों में जो अलग अलग पार्ट में कोई कोई रूल कर रहा है, उन सबको रूल को हटा के एक रीजन बनाऊंगा। ओके, तो किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई? पर्शिया ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, पर्शिया जो रीजन था। ओके, तो इस रीजन ने ड्यूटी उठाई कि हम नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करेंगे। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कौन था ये? पर्शिया से ऑटोमन बिस्मार्क। दिस वाज द पर्सनालिटी जिन्होंने पर्शियन आर्मी प्लस वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की मदद लेके जर्मनी की यूनिफिकेशन की। ओके, तो ऑटोमन बिस्मार्क इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने ड्यूटी उठाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और ये सब चीज़ें इनकी गाइडेंस के अंडर ही हुई सारी चीज़ें। ओके, और अगर आपको एक बात पता है कि कोई भी रीजन में हमें चेंज लेके आना है, तो ऑब्वियस है उधर डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे थे, राइट? अब उनका रूल हटाना और तुमने एक रूल लेके आना है, तो वॉर तो होगा। Therefore, there happened 3 wars हुए कंटिन्यूसली फॉर 7 years। अब कोई भी लड़ाई है, ऐसा तो है नहीं ना रोज रोज लड़ रहे हैं, तो लड़ाई काफी साल तक चली, 7 सालों तक चली। और मेजर लड़ाई किस किस के साथ हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तब ये वॉर जीत के एक अलग से यूनिफिकेशन या जर्मनी की मेकिंग होगी। ओके, एंड फाइनली इन जैन 1871 जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, तब सारे वॉर्स वगैरह कंप्लीट हो गए और जर्मनी एज अ यूनिफाइड टेरिटरी देखी जाने लगी। तो केसर विलियम वन वॉज मेड द जर्मन एम्परर, और पूरे नेशन का, पहले तो अलग अलग रीजन में अलग अलग रूलर है, अब एज अ होल जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन था। और इस जर्मनी का कौन जर्मन एम्परर बना उस टाइम? केसर विलियम वन। ओके, तो ऑटोमन बिस्मार्क ने जो पर्शियन रूलर थे, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसको डेजिग्नेशन दे दिया एज एन एम्परर? केसर विलियम वन को। ओके, so when Germany was unified, the new state placed a strong emphasis। अब एक नई रीजन बना, एक मिलजुल के एक पूरा नेशन एज ए कॉन्सेप्ट वो निकल के आया है। तो वो किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालते थे? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। भाई अलग अलग रीजन में अलग अलग पैसे नहीं रहेंगे, एज ए नेशन एक ही करेंसी काम करेगी। बैंकिंग सिस्टम ठीक होगा, लीगलाइजेशन होगी सब चीज़ों की, और जुडिशरी को भी लाया जाएगा। सो दिस वॉज इन ऑल वट वी हैव टू स्टडी इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। आज बस बच्चों हम इतना ही करेंगे। इन माई नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ the army played as an architect of the nation Germany। आर्मी ने कैसे एज एन आर्किटेक्ट कैसे डिजाइन किया एक नेशन की बिल्डिंग को। ओके, बिल्डिंग अप अ नेशन कॉन्सेप्ट, आर्मी का क्या रोल था, और कौन सी आर्मी की बात की हमने यहाँ? पर्शियन आर्मी की। ओके, और मेन पर्सनालिटी कौन थी? ऑटोमन बिस्मार्क। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you really like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also guys, if you haven't subscribed to my channel, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you so much.